Hello students, welcome back to our channel Adamya Education. So as per the suggestion of someone quite close to me, मैंने decide किया है कि अब से हम लोग videos bilingual बनाएंगे. That means I will talk in English as well as in Hindi so that our content reaches a larger audience. So let's begin with the video today. जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि अभी हम लोग past year solve करेंगे so that it becomes easy for the ones who would be giving the board exams this year. So पिछले दिन हमने MCQ solve किए थे 2025 पेपर के from physics. आज हम लोग उसके बाद वाले questions करेंगे. So let's begin. So the first question of today is a fill in the blank question. Let's see. In uniform circular motion, the centrifugal force acts towards the center, away from the center, along the tangential direction. So as you know कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि सेंटर से दूर की तरफ एक्ट करता है. सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते हैं विच आर एक्टिंग व्हेनेवर देयर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर and centrifugal force is directed towards the outside, that means away from the center. So our answer would be away from the center. ये हमारा आंसर. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ. सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है, डिपेंडेंट पूछा है, इंडिपेंडेंट पूछा है, क्या पूछा है. डेफिनेटली गो थ्रू द क्वेश्चन प्रॉपरली, नहीं तो क्या होगा, तुम हड़बड़ी में करोगे और फिर गलती हो जाएगा. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रिलेशनशिप नहीं होता. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी द करेक्ट आंसर. टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है एंड ऑल्सो वेवलेंथ ऑफ द लाइट के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंडेंट होता है क्योंकि फॉर्मूला ही है हमारा वेवलेंथ से रिलेटेड. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता. नेक्स्ट, हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज. चेंज ऑफ फेज मतलब क्या, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और उल्टा हो रहा है. That means state of matter is changing. So in that case जो हीट एब्जॉर्ब होगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आपको याद है ये चैप्टर कैलोरीमेट्री से है. जब हम लोग फेस चेंज की बात करते हैं, द हीट दैट वी ऑब्जर्व इज़ Q इज़ इक्वल टू ml, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बस फेस चेंज हो रहा है. सो लेटेंट हीट इज़ कमिंग इन टू प्ले. सो इन दिस फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये हीट, ऑन द मास. सो मास इज़ द करेक्ट आंसर. सो अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे बहुत इजी क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिया हुआ है. सो अगर तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर है, तुमने बुक को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है, आराम से तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें. EMF ऑफ अ सेल इज़ डैश, देन द टर्मिनल वोल्टेज इन केस ऑफ एन ओपन सर्किट. ओपन सर्किट मतलब क्या होता है कि देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. ठीक है, देयर इज़ नो स्विच विच इज़ कनेक्टेड, एज अ रिजल्ट द सर्किट इज़ ओपन. मतलब कहीं पे वायर के बीच में देयर इज़ नो कनेक्शन. ठीक है, द वायर इज़ ओपन. सो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, EMF इज़ इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस. सो अगर हमारा सर्किट ही ओपन सर्किट है, मतलब ये वाला जो हमारा टर्म है ये वैनिश हो जा रहा है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि करंट ज़ीरो है हमारा. सो अगर करंट ज़ीरो है, I इंटू आर इज़ ऑल्सो ज़ीरो. सो हमारा आंसर क्या होगा, EMF इज़ इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज. सो आंसर होगा इक्वल टू. नेक्स्ट, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो इज़. सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता क्या है, अगर आपको याद है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज. सो अगर आपको याद है कि एक ट्रांसफार्मर में दो टाइप के कॉइल्स होते हैं, एक है प्राइमरी कॉइल, एक है सेकेंडरी कॉइल. प्राइमरी कॉइल के थ्रू करंट या फिर वोल्टेज हम लोग इनपुट करते हैं और सेकेंडरी कॉइल के थ्रू वो करंट या फिर वोल्टेज आउटपुट हमें मिलता है. सो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब है द आउटपुट वोल्टेज विल बी मोर. उसका मतलब क्या हुआ, द सेकेंडरी कॉइल विल हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स. सो हमारा जो टर्न रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी. सो क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्निंग्स है वायर का. सो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगा. क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा है. मतलब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा है. सो ऑफ कोर्स द फाइनल आंसर इज़ ग्रेटर देन 1. सो आवर आंसर वुड बी मोर देन 1. Next, the last fill in the blanks, the nuclear radiation with the lowest ionizing power is. So ये अगर आपको याद है, ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से है. The maximum ionizing power is found in alpha particle, then we move to beta and then gamma. So यहाँ पे हमें पूछा है the lowest, that means answer will be the gamma particle.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में था. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. अ नॉन यूनिफॉर्म काइट इज हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री एज शोन. Study the figure and answer the following questions. Okay, you have to fill in the blank. Out of P, Q, R and S, which is the most probable position of the center of gravity. मतलब ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सबसे हमें हमारे अकॉर्डिंग देख के पहले आंसर करना है कि विच वन विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो ये देख के हमें पता चल रहा है कि Q जो है हमारा वो ऑलमोस्ट एट द सेंटर है कंपेयर टू अदर्स. सो Q विल बी आवर आंसर. अभी हमें पूछा व्हाट विल बी द रीज़न. डेफिनेटली हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि हमें दिख रहा है इसीलिए. सो अगर आपको याद है, जब हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं, एक टेबल दिया हुआ है उसमें, जहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के शेप्स, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है किसी किसी में, और किसी किसी का डायरेक्टली दिया ही हुआ है पोजिशन. सो अगर आपको याद है कि इन केस ऑफ अ ट्राइंगल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, सो जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, 3 मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल. सो ये हमारा क्या शेप है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 5 साइड्स है, दैट मीन्स दिस इज़ अ पेंटागन. सो इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी हम लोग मीडियन ड्रॉ करेंगे ऑफ ईच ऑफ द साइड्स. सो अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे मीडियन, आपको ऑब्जर्व होगा कि इट इज़ मीटिंग एट Q. डोंट कंसिडर माई डायग्राम एज परफेक्ट, क्योंकि मैं डायरेक्टली बाय हैंड बना रही हूँ ऑन द स्क्रीन. सो अगर आप लोग इसको कॉपी में बनाएंगे, आपको समझ आएगा कि इट्स Q, बिकॉज यहाँ पे भी आप देख ही सकते हैं ऑलमोस्ट Q पे जाके ही इंटरसेक्ट हो रहा है. सो Q इज़ द आंसर. रीज़न क्या होगा, दैट द मीडियंस ऑफ ऑल द साइड्स इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, हेंस इट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ आंसर, ताकि आपको लिखने में या फिर समझने में आसानी हो. सो ये जो क्वेश्चन ही हमारे 2 मार्क्स का है. सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क्स, एंड फॉर द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ फॉर द रीजनिंग, यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क. तो आसानी से 2 मार्क्स बन गए आपके. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द चैप्टर साउंड. लेट्स सी. द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग वायर इज शोन बिलो. सो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दिस इज़ फॉर अ वाइब्रेटिंग वायर. सो अगर आपको याद है, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर या फिर स्ट्रिंग के लिए हमारे पास अलग अलग रिलेशनशिप्स थे रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी. सो वो याद रखना है अच्छे से. तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला है. हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन इन द वायर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ PR. मतलब PR जो इतना बड़ा है, वेट अ मिनट, PR जो हमारा इतना बड़ा है, इसको कम करके सोचिए यहाँ तक लाना है. मतलब हम लोग क्या डिक्रीज़ कर रहे हैं, टाइम डिक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि PR को डिक्रीज़ करना मतलब टाइम को डिक्रीज़ करना है. दैट मीन्स हम लोग टाइम को डिक्रीज़ कर रहे हैं. अगर आपको याद है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग वायर इज़ इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T by M, where T is the tension, M is the mass and L is the length of the wire. Frequency is directly proportional to the square root of tension. अभी हमें बोला है कि टाइम हम लोग को डिक्रीज़ करना है. सो अगर टाइम डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रहा है, राइट. सो अगर फ्रीक्वेंसी को हमें इंक्रीज़ करना है, हमें तो टेंशन को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो वी हैव टू इंक्रीज़ द टेंशन. सो यहाँ पे हमारे 2 कंसेप्ट लग रहे हैं. एक तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर. फ्रीक्वेंसी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा. द अदर कंसेप्ट वी आर यूजिंग इज व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द टेंशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. सो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. सो वी हैव टू इंक्रीज द टेंशन इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड इफेक्ट, लाइक दैट सेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय द रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ PR. सो अगर हम टाइम डिक्रीज कर रहे हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है. सो हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है? हमें पता है फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा पिच डिपेंडेंट है, पिच ऑफ द साउंड. सो पिच इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक. सो इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं. सो क्वाइट सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब सबमर्ज्ड इन वाटर एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री. सो इसकी डायग्राम बनाते हैं हम सबसे पहले. सो वी हैव वाटर. ठीक है, ये हमारा वाटर है, ये हमारा एयर है. इसके अंदर हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ये ग्लास से बना हुआ है, विच इज सबमर्ज्ड. अभी हमें बोला है कि अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब सबमर्ज्ड इन वाटर एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री. सो ऐसे एक रे गिर रहा है जो 55 डिग्री एंगल पे, इट इज़ फॉलिंग ऑन द
ग्लास स्लैब, ठीक है। मैं यहाँ पे एंगल नहीं बना रही हूँ, नहीं तो ये बड़ा हॉच पॉच सा बन जाएगा। अभी बोला क्या है हमें, डज दिस रे अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन इट इज़ मूविंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास? जस्टिफाई योर आंसर। द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस इज 54 डिग्री। सो सबसे पहले जो बच्चे गलती करने वाले हैं उनको लगेगा ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, दैट मीन्स डेफिनेटली देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई एम वेरी सॉरी टू से यू गाइज आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारा और एक फैक्टर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का, जो कि है द रे हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। सो बिटवीन वाटर एंड glass is the denser medium, that means the ray is now moving from rarer to denser medium. How can total internal reflection occur in this case? So it's not possible, ठीक है। so हम लोग क्या लिखेंगे, no, because इसको थोड़ा अच्छे से सजा के लिखना, light is moving from rarer to denser medium। सो एक फैक्टर देखने से नहीं होगा कि ओके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, दूसरा फैक्टर भी तो इम्पॉर्टेंट है ना कि डेंसर से रेयरर में जा रहा है, बट यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। सो इन दिस केस देयर विल बी नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। अकॉर्डिंग टू द न्यू कन्वेंशन विच कलर ऑफ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल बॉडी ऑफ द अप्लायंस एंड द स्विच ऑफ द अप्लायंस। सो ये तो तुम लोग की बुक में टेबल के फॉर्म में ही दिया हुआ है। सो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई तो करना है कि कौन सा वायर है इन विच केस। सो द फर्स्ट पार्ट इज द मेटल बॉडी ऑफ द अप्लायंस। इफ़ यू रिमेंबर द मेटल बॉडी ऑफ द अप्लायंस इज कनेक्टेड विद द अर्थ वायर, ताकि जो भी एक्सेस करंट है इट विल गोइंग टू द अर्थ। और स्विच ऑफ द अप्लायंस, स्विच किसके साथ कनेक्टेड होता है, विद द लाइव वायर। रीज़न भी है बुक में कि क्यों लाइव वायर के साथ ही हमें स्विच कनेक्ट करना पड़ता है। सो अर्थ वायर का कलर क्या है एंड लाइव वायर का कलर क्या है अकॉर्डिंग टू द न्यू कलर कन्वेंशन। गलती से ओल्ड कलर कन्वेंशन मत लिख लेना। सो नंबर ए, अर्थ वायर का कलर क्या होता है अकॉर्डिंग टू द न्यू कन्वेंशन, इट इज़ आइदर ग्रीन और इट इज़ येलो। एंड फॉर नंबर बी, लाइव वायर का कलर क्या होता है, ब्राउन। सो आसानी से देखो हमें 2 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the two alternating current or direct current produces a varying magnetic field when it is flowing through a conductor? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बोल ही दिया है कि produces a varying magnetic field, so of course it is going to be the alternating current। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, ये भी बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, अगर नहीं पता है तो ये प्लीज़ जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11-12 में भी काम आएगा। देखते हैं। स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इन इंडिया। सो इंडिया में जो ऑल्टरनेटिंग करंट हमें सप्लाई होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज़। 12 में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे तुम्हें ये याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं होगा। सो 50 हर्ट्ज़ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC करंट विच इज़ कमिंग इन टू आवर विच इज़ फ्लोइंग इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Calculate the amount of heat absorbed by 200 ग्राम of paraffin wax to melt completely at its melting point। So ये हमारे चैप्टर कैलोरीमेट्री से है। So हमें बोला है क्या, it will melt, मतलब एक फेस चेंज हो रहा है without any change in temperature, क्योंकि बोला ही है the process is happening in the melting point। ठीक है, तो हमें पता है हीट का फॉर्मूला हमने कुछ देर पहले ही देखा था। इन दिस केस हीट का फॉर्मूला होता है ml, m इज़ द मास, क्योंकि ये भी ग्राम के फॉर्म में है, ये भी ग्राम के फॉर्म में है, हम लोग कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। सो 200 इंटू द लेटेंट हीट दैट इज़ 146। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 29200 जूल। सो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट पैराफिन वैक्स विच इज़ हैविंग अ मास ऑफ 200 ग्राम। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसके लिए 2 मार्क्स मिल जाएंगे, सोचिए। सो कंसेप्ट क्लियर हो तो फुल मार्क्स आ सकता है फिजिक्स में, याद रखना। नेक्स्ट, copper wire is wound around a steel bar FT. Current is allowed to pass through the coil for some time and then the bar is removed. Draw only the magnetized bar FT and mark its poles. So हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये अंदर का जो ये बार है इसको ड्रॉ करना है and you have to also say which side is south pole and which side is north pole. हम लोग देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन, करंट क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, करंट ऐसे जाके ऐसे वापस आ रहा है। तो वायर में जो ये कॉइल्ड वायर है उसमें हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। ओके, ऐसे हो रहा है। अगर आपको याद है नॉर्थ और साउथ देखने का एक बड़ा सिंपल सा रूल है,
अगर करंट ऐसे जा रहा है इट इज़ नॉर्थ, अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा है सो इट्स साउथ. सो वी आर ऑलवेज गोइंग टू चेक जिस साइड से करंट अंदर की तरफ जा रहा था. वी आर नॉट गोइंग टू चेक द टी टर्मिनल, नो, गलती हो जाएगा. नहीं तो हम लोग एफ टर्मिनल को चेक करेंगे कि करंट ऊपर जा रहा है कि करंट नीचे आ रहा है. सो एज यू कैन ऑब्जर्व करंट इज़ गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया. हमें समझ आएगा. अभी इसको हमें बनाना है अलग से. लेट्स डू इट. सो सिर्फ इस बार को हम लोग लेंगे. ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है. सो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाते हैं. सो बस दिस इज़ द आंसर. ट्रेस टू magnetic lines of force around FT clearly indicating the direction. We have already done it. मैंने एक ही बार में दोनों ही एक्सप्लेन कर दिया. सो आप लोग अलग अलग करके बनाइएगा क्योंकि दो अलग अलग सब क्वेश्चन हैं. होपफुली समझ आया आपको. अगर हमारा वायर इस वे में होता कि ऐसे लग रहा है देख के, ठीक है. सो करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है. सो इन दिस केस द करंट इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स, राइट. सो इस साइड को देखेंगे जहाँ से करंट एंटर हो रहा है ना, हमें हमेशा उस साइड को देखना है. सो करंट इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स मतलब इस बार ये साइड साउथ पोल होता है, ये साइड नॉर्थ पोल होता. वो फुली समझ आ रहा है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ करंट फ्लोज थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. स्टेट द चेंज यू वुड एक्सपेक्ट इन रेजिस्टेंस एंड इन द रेजिस्टिविटी. जब लॉन्ग टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है इन अ सर्किट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि वेन एवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द current is flowing through any appliance or any wire, the temperature will increase because a lot of heat is being produced in the process. So अगर temperature बढ़ रहा है हमारे resistance को क्या होगा, resistance भी बढ़ जाएगा. ओके. नेक्स्ट है हमारा resistivity. जब temperature हमारा increase हो रहा है resistivity को भी क्या होगा, resistivity भी हमारा बढ़ जाएगा. So दोनों ही बढ़ जाएगा in this case. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Curium is a radioactive element with the symbol. अच्छा यहाँ पे थोड़ा अलग वे में हो गया है ये font. So it should be like this. Okay. Cm, the mass number is 247 and the atomic number is 96. It was named in honor of Madame Curie. Marie Curie का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा. She has got 2 Nobel prizes, if I am not wrong, one for physics and one for chemistry. The graph of the number of protons versus the number of neutrons of some elements are shown below. Which point on the graph indicates the element curium? Okay. Curium में हमें दिख रहा है number of protons is 96. Okay. And the number of and the mass number is 247. So number of neutrons हम लोग निकालते हैं. Number of neutrons. Mass number minus the atomic number, we are going to get 151. Alright, so देखते हैं 151 कौन सा वाला है, ये वाला. या सो P इज़ द एलिमेंट क्यूरियम. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी. अगर आपको पता ही नहीं है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे. Which point on the graph indicates the daughter nucleus after curium undergoes radioactive decay of 1 alpha particle followed by 2 beta particle. So जब एक alpha particle release होगा, जैसे curium है हमारा 247/96, when it will lose 1 alpha particle, what will happen? उसका जो mass number है it will decrease by 4 and the atomic number will decrease by 1. सो मास नंबर जब डिक्रीज़ बाई 4 हो रहा है, ये बन जा रहा है 243. एटॉमिक नंबर इज़ डिक्रीजिंग बाई 2. मैंने गलती से शायद 1 बोल दिया था. इट विल डिक्रीज़ बाई 2, सो इट इज़ बिकमिंग 94. अब जब 2 बीटा पार्टिकल रिलीज़ हो रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग, मैं एक के बाद एक ही करती हूँ सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज. द मास नंबर विल नॉट चेंज बट द एटॉमिक नंबर विल बिकम +1. दैट मीन्स इट विल बिकम 95. और एक बीटा पार्टिकल रिलीज़ हो रहा है क्योंकि 2 बीटा पार्टिकल्स बोला है हमें. सो Cm 243, मास नंबर में कोई चेंज नहीं, इसमें और एक बार ऐड हो गया. सो वी आर गोइंग टू गेट दिस. इसको Cm ना लिख के लेट मी राइट दिस एज लेट मी राइट दिस एज x, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी एलिमेंट कौन सा बना है, x. सो 243 इज इट्स मास नंबर एंड 96 इज इट्स एटॉमिक नंबर, दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो P तो है नहीं क्योंकि ये क्यूरियम तो और है नहीं. हम लोग इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं. चलो. सो अगेन 243 minus 96. So you are going to get 147. 147 मतलब ये या R
R इज़ आवर आंसर, क्योंकि R का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 96 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 147, like we have found out. So the correct answer is R. Next है state the mass number of the daughter nuclei. mass number तो हमें दिख ही रहा है 243. सो बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे, ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। होपफुली आपको मज़ा आया इस सेशन में, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया पढ़ा के, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज़, और होपफुली आपको ये बाइलिंगुअल मोड में ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ डू कमेंट कि आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, कोई और चेंज करना हो या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। हैव अ नाइस वीकेंड और पढ़ते रहो फिर बोर्ड्स, सो कीप वर्किंग हार्ड। बाय एवरीबडी।